हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टर्ड ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था तो माइकल फैराडे ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है तो चींटियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है। ये पौधों का ये क्या है उत्सर्जी पदार्थ है, यानी इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पे संचित होता है तो उनके छालों में संचित होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो CFC गैस होता है ये ओजोन परत को में छेद करता है, यानी ओजोन परत को नष्ट करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा
तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ये सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है यह हमेशा सीधा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग के किरण का झुकाव कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो जो 1 वोल्ट होता है इसे 1 जूल प्रति कूलम कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आममीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो I² नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसे आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने को यंत्र को आममीटर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का SI मात्रक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस अभिक्रिया के द्वारा निकलती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि CuO प्लस यहाँ पे H2 आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे देखिए Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग होकर यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे चला जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, तो ये अपचयन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है ये NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। और बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो इसमें से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये विजातीय यौगिक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक विलयन का मान कब देता है, तो जिसका pH मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है, तो इसमें से जो 13 होगा ये क्षारक विलयन का मान देगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिसका pH मान 6 और 2 होगा वो अम्लीय होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है,
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है। तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गोल्ड होता है ये अम्ल राज में घुलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है ये मीथेन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वर्ग होते हैं ये 18 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम है ये अक्रिय तत्व है, ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये एक पादप हार्मोन होता है। और ये पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्यों में वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उपचयन की जो अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जुटता है और अपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग होकर बाहर निकलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है।
तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और संख्या में 46 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो गुणसूत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो जो जंगल होता है ये भी स्थलीय होता है, जो घास के मैदान होते हैं ये भी स्थलीय होता है, और जो मरुस्थल होता है ये भी क्या होता है, स्थलीय होता है। लेकिन जो एक्वेरियम होता है ये जलीय होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी है, तो यहाँ पे सीएफसी का नाम बताना है। तो सीएफसी का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अब 48 से लेके यहाँ पे 80 तक अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऑक्सीजन क्या है। तो इसमें से अभी हम ये प्रश्न बता भी चुके हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि ऑक्सीजन क्या है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।